हेलो दोस्तों मनुष्य ने अपने विकास क्रम के दौरान एवोल्यूशन के जिस बिंदु पर सेल्फ अवेयरनेस पाई, उस बिंदु से ही उसके जिज्ञासु मस्तिष्क ने अपने आसपास की दुनिया को एनालाइज करना शुरू किया और इस पूरी सृष्टि में पैटर्न्स, उनकी रेगुलरिटीज और रिदमिक सिंक्रोनाइजेशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मनुष्य के जिज्ञासु मस्तिष्क ने जब आसमान में देखा तो तारों की स्थिति में पैटर्न्स की खोज की और इस तरह जन्म हुआ नक्षत्रों के कॉन्सेप्ट का। दिन और रात और मौसम के रेगुलर साइकिल्स को ऑब्जर्व करते हुए इंसान ने समय का कॉन्सेप्ट खोजा और इन सारे पैटर्न्स के ऑब्जर्वेशन ने व्यापक तौर पर जन्म दिया मैथ्स को। अब सवाल ये उठता है कि ये सभी पैटर्न्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के रूप में सृष्टि में पहले से मौजूद थे या ये मैथ्स सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज है? क्या ये मैथ्स इस पूरी सृष्टि को रचने वाले किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की भाषा है? हालांकि ये अलग डिबेट का विषय है कि ऐसे किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं। फिलहाल हम अपनी समझ के लिए इसे मान लेते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने मैथ्स की लैंग्वेज के जरिए उसी तरह की है जिस तरह हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के जरिए अलग अलग गेम्स या एप्लीकेशंस बनाते हैं, या मैथ्स केवल इंसान के दिमाग की उपज है और एक व्यापक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं। दोस्तों, ये टॉपिक काफी बड़ा है, इसलिए इसे हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। इस पहले भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मैथ्स इस पूरे ब्रह्मांड की भाषा है या इसे बनाने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर की भाषा है। लेकिन उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहने के लिए इंस्पायर हो सकें। तो दोस्तों, आइए इन सवालों पर आगे बढ़ने से पहले हम अपने आसपास की चीजों में अंडरलाइंग पैटर्न्स की मैथ्स के जरिए पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में सबसे पहले नाम आता है इटली के 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ फिबोनाची का, जिन्होंने एक नंबर सीरीज की खोज की जिसके पैटर्न्स को आश्चर्यजनक रूप से सृष्टि में हर तरफ देखा जा सकता है। हालांकि इस नंबर सीरीज की खोज फिबोनाची से कहीं पहले भारत में सबसे पहले चंद्र सहस्त्र के लेखक आचार्य पिंगल ने की थी, जिनका समय काल 450 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसका जिक्र भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी मिलता है और सबसे पहले स्पष्ट रूप से इसे व्यक्त करने का श्रेय फिबोनाची से भी 500 साल पहले विरहांग को दिया जा सकता है। लेकिन पश्चिमी दुनिया के सामने सबसे पहले ये फिबोनाची के जरिए ही आया था। ये नंबर सीरीज 0 और 1 से शुरू होती है। इस सीरीज का अगला नंबर पिछले 2 नंबरों को जोड़ने पर मिलता है। इस सीरीज का प्रोग्रेशन कुछ इस तरह से है: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड सो ऑन। अगर हम सबसे पहले नेचर में सीरीज को देखें तो हमारे आसपास के फूलों की पंखुड़ियों में आसानी से दिख जाएगा। खासतौर पर डेजी या गुलबहार के अलग अलग तरह के फूलों में अगर हम उनकी पंखुड़ियों को गिने तो वो कुछ इस तरह इस सीरीज को एक्सप्रेस करती हुई दिख जाएंगी। इसी तरह से अगर हम चीड़ के वृक्ष से गिरे कोन्स में भी देखें, जिन्हें हम अक्सर पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर गिरा हुआ पाते हैं, तो उनमें भी 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में घूमते स्पाइरल्स की संख्या इसी सीरीज के 2 एडजेसेंट नंबर्स के बराबर देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा ही सूरजमुखी के फूल में भी देखने को मिलता है। उस फूल के सबसे ऊपर सीड्स के 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले स्पाइरल सेट्स मिलेंगे। इन दोनों सेट्स को काउंट करिए, आपको फिर से इस सीरीज के 2 एडजेसेंट नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही सीक्वेंस आपको पाइनएप्पल में भी देखने को मिलेगा। है ना कमाल? क्या इसका मतलब है कि प्लांट्स मैथ जानते हैं? जी नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकृति ने उनमें एक ऐसी जेनेटिक मशीन इंस्टॉल की है जो उनके सर्वाइवल के लिए सबसे फेवरेबल सीक्वेंस यानी फिबोनाची सीक्वेंस को प्रोड्यूस करती है। दोस्तों, इस सीरीज के खोजे जाने के सैकड़ों सालों बाद भी आज भी मैथमेटिशियंस ह्यूमन ब्यूटी से लेकर स्टॉक मार्केट तक में इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखकर हैरान हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गैलेक्सी के स्पाइरल आकार से लेकर ह्यूमन डीएनए या वर्ल्ड की बेस्ट पेंटिंग्स से लेकर प्राचीन मिस्र के पिरामिड से होते हुए मॉडर्न आर्किटेक्चर की सिमेट्री भी अधिकतर कहीं ना कहीं इसी सीरीज से निकले गोल्डन रेशियो पर आधारित है। दोस्तों, आइए हमारी वास्तविक दुनिया और मैथमेटिक्स के बीच इस रिलेशन को एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाई के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। पाई किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस यानी उसकी परिधि और उसके डायमीटर यानी उसके व्यास के बीच का रेशियो होता है। 2013 तक पाई का मान दशमलव के बाद 12.1 ट्रिलियन अंक तक निकाला गया है, लेकिन पाई का सिग्निफिकेंस दरअसल इससे कहीं ज्यादा है।
पाई ऐसे बहुत सारे फिनोमेना में देखने को मिलता है जिनका सर्कल या डायमीटर से कोई मतलब नहीं, खासतौर पर प्रोबेबिलिटी की दुनिया में, जो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में दिखता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब एक A4 साइज के पेपर को कई पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस में बांटा गया और उस पर एक सुई को गिराकर देखा गया, जिसकी शर्त बस इतनी थी कि उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का डिस्टेंस उस सुई की लंबाई के बराबर हो। उस सुई को उस पेपर पर गिराने पर दो ही चीजें हुई, या तो वो सुई उन लाइंस को काट रही थी या उनके बीच में गिर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे चौंकाने वाले थे। सुई को चाहे जितनी बार पेपर पर गिराया जाए, उसके द्वारा उन लाइंस को काटने की प्रोबेबिलिटी 2/पाई यानी 64% ही थी। फिर आप चाहे निडल ड्रॉप मिलियन टाइम्स करें या बिलियन टाइम्स। इसी तरह एक और प्रयोग के तहत जब कुछ नदियों के उद्गम और उनके मुहाने के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नदी के सभी घुमावों की कुल लंबाई से डिवाइड किया गया तो उनका मान भी पाई आया। दरअसल तरंगों या वेव से जुड़ा कोई भी मॉडल पाई के बिना पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो साउंड वेव हो या लाइट वेव्स। पाई हमें बताता है कि रेनबो में कौन से रंग दिखेंगे या पियानो पर मिडिल सी किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा। पाई ही किसी एप्पल के सेल्स की स्फेरिकल ग्रोथ को डिसाइड करता है और पाई ही किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ब्राइटनेस को भी डिसाइड करता है। आवर मैथमेटिकल यूनिवर्स के लेखक और MIT में फिजिक्स के प्रोफेसर मैक्स टेगमार्क के अनुसार जिस तरह कंप्यूटर गेम नंबर्स और मैथमेटिकल इक्वेशंस के अलावा कुछ और नहीं होता, उसी तरह हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दोस्तों, जिस तरह हमने अपने पहले वीडियो में हमारी और अपने आसपास की भौतिक सत्ता को मोमेंट्री यानी सिर्फ एक स्नैपशॉट माना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक उसी तरह प्रोफेसर मैक्स के अनुसार हमारी फिजिकल रियलिटी एक डिजिटल फोटोग्राफ की तरह है, जिसे हम जूम करते जाएं तो हमें पिक्सेल्स की फील्ड के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। और ये फंडामेंटल पिक्सेल्स 3 अलग अलग नंबर्स से रिप्रेजेंट होते हैं और ये नंबर वेवलेंथ के बेस पर ये डिनोट करते हैं कि उस पिक्सल में बेसिक कलर्स यानी ब्लू, ग्रीन और रेड कितने अमाउंट में है। यानी ये फंडामेंटल पिक्सेल्स भी डिजिट्स के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इस आधार पर अगर यूनिवर्स की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो हमें लगेगा कि शायद इसे डिस्क्राइब करने के लिए नंबर्स का जो कलेक्शन चाहिए वो हमारी इमेजिनेशन और कैपेसिटी से कहीं बड़ा होगा। लेकिन मैक्स टेगमार्क के अनुसार इस पूरे यूनिवर्स का अंडरलाइंग मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सिर्फ 32 नंबर्स जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मास और कुछ मुट्ठी भर मैथमेटिकल इक्वेशंस जो दरअसल फिजिक्स के नियमों को रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारे यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर देते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में बची खुची कसर कुछ और मैथमेटिकल इक्वेशंस पूरी कर देंगे और हम ब्रह्मांड के बारे में उन बातों को भी जानने में सफल हो जाएंगे जो अभी तक अज्ञात थीं। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह मैथमेटिक्स हमारे चारों ओर बिखरी है। अगले वीडियो में हम उस व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स कोई डिस्कवरी नहीं बल्कि हमारे दिमाग की उपज है, और फैक्ट्स के जरिए इसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दावा सही भी है या नहीं। जल्दी मिलेंगे इस टॉपिक के दूसरे और आखिरी कंक्लूसिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।